एवरीवन, चलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी बायोलॉजी की क्लास फॉर NSEJS। मेरा नाम है अमन राज और मैं आपकी जूलॉजी की क्लास लूंगा। अब ये जूलॉजी क्या है बच्चों? सीनियर क्लासेस में आने के बाद बायोलॉजी दो सेक्शन में डिवाइड हो जाती है। एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। बॉटनी का मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट्स, जहां पे आप प्लांट्स की स्टडी करोगे, और वहीं जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये वो ब्रांच है जहां एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग क्या है, ह्यूमन भी एक क्या है, एनिमल ही है। तो बेसिकली ह्यूमन की स्टडी हम लोग इस पूरे सेक्शन जूलॉजी वाले सेक्शन में करेंगे। ठीक है, अब एक चीज बच्चों सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि यहां पे हम लोग 8th 9th 10th का तो सिलेबस कवर करने ही वाले हैं बायोलॉजी में, बट 11th और 12th की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आती है आपके NSEJS और सेस्ट वाले एग्जाम में। तो इन एग्जाम्स के लिए आपको 11th और 12th का भी टच थोड़ा थोड़ा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा 11th 12th पढ़ा रहे हैं, बट हाँ कुछ चीजें जो 11th 12th की यूज में आएगी 8th 9th 10th के साथ, वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। आपको करना क्या है, इस लेक्चर्स को, जो भी ये लेक्चर्स है, इनको बहुत ध्यान से पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, टास्क 1। दूसरा, नोट्स जरूर बनाना है। सब लोग अब एक फ्रेश कॉपी लेंगे, एक पेन लेंगे, और उसे पूरा चीज जो यहां पे रहेगा वो पूरा लिखते चलेंगे। आप क्लास के साथ साथ, जैसे ही आप क्लास देख रहे हो उसके साथ साथ आप नोट्स बनाते चलो, ताकि जैसे ही क्लास खत्म हो, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद एक बार आप रिवाइज करो नोट्स को और आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाए। ये बात क्लियर है? अब हम लोग जूलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो बच्चों, जूलॉजी में हम लोग कुछ इतनी चीजें पढ़ेंगे, ये हमारा सिलेबस है पूरी जूलॉजी के लिए। इससे सारे जितनी भी टॉपिक्स इसमें है, ये सारे टॉपिक्स अपने को पढ़ने होंगे। अच्छा, इन टॉपिक्स को समझ लो बच्चों। इन टॉपिक्स में जो देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इन टॉपिक्स में आप समझ लो जो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब वो क्या क्या है? सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये आज के लेक्चर में स्टार्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना होगा वो होगा क्या? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये अपना टॉपिक नंबर 2 हो जाएगा, जो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। इसी सीक्वेंस को हम लोग पूरा फॉलो करेंगे। तीसरा हो जाएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक हो जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जहां पे एक्सक्रीशन वगैरह पढ़ेंगे, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब टर्म्स आएंगे, उनको यहां पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट है ना, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। कैसे लोकोमोशन होता है, कैसे मूवमेंट होता है, बोन, मसल, ये स्कल, ये सारी चीज बेटा इस चैप्टर में आ जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे नर्व क्या होती है, नर्व कैसे फंक्शन करती है, कैसे सिग्नल जाते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यही पढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। आपने एक नाम सुना होगा हार्मोन्स, आपने नाम सुना होगा ग्लैंड्स। तो ये हार्मोन ग्लैंड्स होते क्या है, कैसे काम करते हैं, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या? वो रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों रहेगा वो रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, छोटा सा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ साथ में ही पढ़ लेंगे हम लोग। इसके बाद जो टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद जो टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल्स। ये वाला जब टॉपिक आप पढ़ोगे ना बायोमोलिक्यूल्स, तो आपको फील होगा थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री का। प्रोटीन के बारे में पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ोगे ना, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ोगे, ये छोटी छोटी चीजें आप पूरा बायोमोलिक्यूल्स से पढ़ोगे। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ोगे एनिमल किंगडम। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा एनिमल किंगडम, जिसमें अलग अलग नाम आएंगे ना, जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ऐसे अजीब अजीब कुछ नाम्स आएंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स है और कोई कुछ फंक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो एनिमल किंगडम के बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे अलग अलग बीमारियां होती है ना, मलेरिया आपने सुना होगा, टाइफाइड सुना होगा, ऐसे बहुत सारी बीमारी आपने सुना, कॉमन कोल्ड सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लगातार आप कई डिजीज जो है वो सारी डिजीज यहां पढ़ोगे, और कैसे उस डिजीज से हमारी बॉडी फाइट करती है उसके बारे में भी यहां पढ़ोगे। इसके बाद
पढ़ोगे इवोल्यूशन, कैसे ह्यूमन बने, धीरे धीरे कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, पहले कौन थे, सिंगल सेल थे, मल्टी सेलुलर बने, फिर उसे धीरे 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 करके ये ह्यूमन कैसे आ गए इस धरती पे, वो पूरी कहानी हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। और लास्ट में सबसे एडवांस फील्ड, बायोलॉजी की सबसे एडवांस फील्ड जो है बायोटेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी, नई नई चीजों का यूज करते हैं, उस नई नई चीजों से हम लोग प्लांट के, एनिमल के अंदर थोड़े थोड़े चेंज ले आते हैं, वही सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। सबसे एडवांस फील्ड जो है वो इनकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, जो अपना लास्ट चैप्टर होगा। तो ये कुछ चैप्टर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इतना चैप्टर्स पढ़ के अपने जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आज सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो हमारा पहला चैप्टर होने जा रहा है बच्चों, वो चैप्टर होने जा रहा है क्या, एक कॉपी निकालेंगे और उस कॉपी में हेडिंग सब लोग डाल देना, और वो हेडिंग डालना किसका, वो हेडिंग डालना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। अब सबसे पहले व्हाट इज डाइजेशन, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि ये डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन बच्चों क्या होता है कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये बायोकेमिकल क्या है, मतलब इसमें कुछ लिविंग चीजों का यूज होगा, कुछ एंजाइम का यूज होगा, मतलब कुछ केमिकल का यूज होगा और लिविंग चीजों का यूज होगा, और इससे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को तोड़ के सिंपलर में चेंज करेंगे। जो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें है ना, बहुत ज्यादा उसमें घूमी घूमी चीजें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उन चीजों को तोड़ तोड़ के सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिर्फ सिंपलर नहीं, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो ये क्या होता है, डाइजेशन क्या है, इट इज अ, डाइजेशन क्या है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इसको साथ साथ लिखते चलना है बेटा, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which complex food substances, in which complex food substances are converted into, complex food substances are converted into किसमें, सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, इसी को नाम देंगे बच्चों डाइजेशन। अब ये है क्या, इसको समझ लो, जैसे मान लो कि यहां पे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, ये मान लो कोई फूड सब्सटेंस है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, दिख रहा है, ये पूरा फूड सब्सटेंस है, ये मान लो कोई फूड सब्सटेंस है। फूड सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब हो सकते हैं ना, ये सब चीजें यहां हो सकती है। तो ये क्या है, अपना कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, ये जो चीज है ये है क्या, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है। इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को तोड़ा जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस बच्चों अपने को दिख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को क्या किया जाएगा, इसका ब्रेक डाउन किया जाएगा, इसका करेंगे ब्रेक डाउन, ठीक है। और जब इसका ब्रेक डाउन करा जाएगा, इसका जब ब्रेक डाउन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सब्सटेंस मिल जाएंगे। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ये हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का ब्रेक डाउन कर दिया, और जब इसका ब्रेक डाउन किया तो हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, सिंपलर एंड कौन सा फॉर्म, एब्जॉर्बेबल फॉर्म, सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये वाली चीज मिल गई। तो हम लोग बोल देंगे कि क्या हो गया है, डाइजेशन हो गया। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को तोड़ना है और तोड़ के सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसी को नाम क्या दे देंगे, इसी को नाम दे देंगे बच्चों डाइजेशन। क्या ये क्लियर है, क्या डेफिनेशन डाइजेशन क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बच्चों दो हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है।
एक को बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल, एक हिस्से को क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे को बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दूसरे को क्या बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब बड़ा ध्यान से समझ लेना, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, वो रास्ता जिससे फूड ट्रेवल करे। जैसे खाना हम लोग खाते हैं माउथ से होते हुए, फिर इधर से होते हुए पाइप में आता है, पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है, फिर धीरे धीरे इंटेस्टाइन में। तो ये जो पूरा रास्ता है बच्चों जिससे फूड ट्रेवल करता है वो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ये बात क्लियर है। अब एलिमेंट्री कैनाल में बाहर से कुछ केमिकल्स आते हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं जो कुछ केमिकल अंदर रिलीज करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में कुछ ग्लैंड्स जो है वो कुछ सिक्रीशन पोर करते हैं, तो वो जो बाहर से सिक्रीशन डालते हैं एलिमेंट्री कैनाल में उनको नाम देंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। फिर से, वो रास्ता जिससे फूड ट्रेवल करता है वो रास्ता कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में बाहर से जो केमिकल आके इकट्ठा करता है, जो भेजता है केमिकल, वो कौन है, वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल देखो ये स्टार्ट कहां से होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से। सबसे पहले इसमें आता है माउथ, ठीक है, माउथ सबसे पहला पार्ट है इसका। माउथ के बाद नेक्स्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में वो होता है बक्कल कैविटी। माउथ के बाद नेक्स्ट होता है इसमें बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को बच्चों एक और नाम देते हैं, इसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं, इसको ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। तो माउथ हो गया, माउथ के बाद क्या आ गया, बक्कल कैविटी आ गया। बक्कल कैविटी के बाद, बक्कल कैविटी के बाद यहां पे आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद जो बच्चों फूड आता है वो आता है स्टमक में। ईसोफेगस के बाद जो फूड आएगा वो फूड किस में आएगा, वो फूड आ जाएगा स्टमक में, ठीक है। स्टमक के बाद, स्टमक के बाद जो फूड आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पूरा रास्ता है जिससे फूड जा रहा है, इसके बाद आ जाएगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम ये पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। दूसरा पार्ट है जेजुनम और तीसरा पार्ट है इलियम। फिर से कहां पे पहुंचे, पहले माउथ, फिर बक्कल कैविटी जिसको ओरल कैविटी बोल रहे हैं, फिर ईसोफेगस आता है, फिर स्टमक में फूड आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसके बाद फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद फूड आ जाएगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे वैसे लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट है बच्चों, 3 पार्ट है, 3 पार्ट है इसके। जैसे पहला वाला जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम लोग नाम देते हैं सीकम। फिर जो दूसरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोलोन, और लास्ट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रेक्टम। ध्यान रखेंगे कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे वैसे लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। और सबसे आखिरी में अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है किसके थ्रू, एनस के थ्रू। तो ये पूरा है एलिमेंट्री कैनाल। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, देन बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम है, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें सीकम, कोलोन और रेक्टम है, और लास्ट है इनस। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि जो बाहर से सिक्रीशन इन जगह पे रिलीज करते हैं उनको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड अपने को 3 पढ़नी है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे पहले, इसमें जो पहला आएगा वो आएगा सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। आज हम लोग यही चीज पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग ये पूरा और ये वाला पूरा पार्ट पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, इतना अपना चीज कवर करना है। सलाइवरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट जो है वो है लिवर, सलाइवरी ग्लैंड और लिवर, और आखिरी में जो ग्लैंड पढ़ेंगे आज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेनक्रियास। तो अपने को ना यहां से स्टार्ट करना है, ये पूरा पढ़ना है और फिर इधर वाले पढ़ने हैं और फिर आज का लेक्चर अपना खत्म होगा। इतनी चीज हम लोग को आज ही पढ़ लेनी है। तो हम लोग बारी बारी सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बक्कल कैविटी, माउथ के बाद जो चीज है वो है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, उसको देखेंगे। आई होप ये वाला चीज क्लियर है। एक बार हम फिर से बता दें
कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो हिस्से में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जहां से फूड ट्रेवल करता है, और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो अपना सिक्रीशन इस एलिमेंट्री कैनाल में डालते रहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ है, फिर बकल कैविटी या ओरल कैविटी है, फिर ईसोफेगस है, उसके बाद आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें सीकम, कोलोन और रेक्टम है, और लास्ट में है एनस। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियास, ये सारी चीजें हैं। तो अगर क्वेश्चन बोले कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स एंड एंड इनटू, तो स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इनटू एनस। याद रखोगे, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इनटू एनस। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज समझ में आ गया? चलो चलो ऐसा करते हैं कि ये सारी चीजों को हम लोग लेबलिंग करके देख लेते हैं। ये डायग्रामेटिक अगर आ जाए बायोलॉजी में, क्योंकि लेबल वाले डायग्राम भी आ जाते हैं, कभी कभी डायग्राम दे देता है, बोलता है इसके पार्ट को पहचानो, तो अपने को लेबलिंग भी आना चाहिए। तो जैसे इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें, इस डायग्राम में बच्चों हम लोग देखें, कुछ चीजें लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले ये तो सबको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये वाला है माउथ। ये वाला क्या चीज है बच्चों? ये है माउथ। ठीक है, अब माउथ के बाद ये वाला जो कैविटी है, ये वाला जो कैविटी है, इसको बोलोगे क्या? इसको बोलोगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, या इसी का नाम है बकल कैविटी। चाहे ओरल कैविटी बोल दो, या इसी को चाहे बोल दो बकल कैविटी। बकल कैविटी। ठीक है, इसके बाद जो फूड आता है, ये फूड कुछ इस चेम्बर में आ जाएगा, और इसको नाम देते हैं बच्चों फेरिंग्स। ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को नाम देते हैं फेरिंग्स। इसको नाम देंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स के लिए बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत जरूरी चीज है कि यहाँ पे जो फेरिंग्स अपना होता है ना, इस जगह पे जो कुछ फेरिंग्स होता है, यहाँ पे इधर से तो फूड लेते हैं और ऊपर से एयर आती है नोज से होते हुए और वहां पास पहुंचती है। तो फूड और एयर जिस चेंबर में मिक्स हो जाते हैं, वो चेंबर क्या है? फेरिंग्स है। तो क्या ऐसा बोल दे कि ये कॉमन चेंबर है फूड और एयर के लिए। ऊपर से एयर आ रहा है नोज के थ्रू और इधर से फूड जा रहा है, और दोनों जहां मिक्स होते हैं उसका नाम क्या है? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के लिए ये बोल सकते हो कॉमन चेंबर फॉर फूड एंड एयर। कॉमन चेंबर फॉर फूड एंड एयर। कॉमन चेंबर फॉर फूड एंड एयर। कॉमन चेंबर फॉर फूड एंड एयर, ये क्या चीज है? ये है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद फूड जो आ रहा है, ये आ रहा है इसमें, और ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस। ईसोफेगस को बच्चों हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, ईसोफेगस को हम लोग बोल सकते हैं फूड पाइप। इसको एक और नाम दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं फूड पाइप। ये अपना फूड पाइप हो जाएगा। ईसोफेगस के बाद जो फूड आता है, देखो फूड ऐसे ट्रेवल करते करते यहां तक पहुंच गया, तो ये जो रीजन है बच्चों, ये जो पूरा रीजन है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टमक। इस रीजन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद फूड अपना इस सी शेप के ग्लैंड के, देखो यहां पे आ जा रहा है, सी शेप के ऑर्गन के पास जा रहा है, ये देख लो सी शेप का, तो ये होता है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको बोल देंगे ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम के बाद ये फूड आता है किसमें? ड्यूडेनम के बाद ये फूड आता है यहां, पहले थोड़ा सा कॉइल्ड रहेगा जिसको बोलेंगे सीकम, सॉरी जेजुनम, सीकम नहीं, जेजुनम। जेजुनम ये लेस कॉइल्ड होता है। लेस कॉइल्ड का मतलब इकट्ठा हुआ, जुड़ा जुड़ा, मुड़ा मुड़ा सा, ऐसा। तो ये लेस कॉइल्ड होता है, लेस मुड़ा मुड़ा सा होता है। और फिर इसके बाद इधर वाला रीजन ये ज्यादा मुड़ा मुड़ा सा हो जाता है, देख रहे हो, ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इलियम। इलियम, ये जो हिस्सा हो जाता है इसको बोलते हैं इलियम। इलियम जो होता है मोर कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड का मतलब फिर से बता दें, कॉइल्ड का मतलब है कि वो मुड़ा मुड़ा सा रीजन। ठीक है, तो ये और मुड़ा मुड़ा सा रीजन, ये क्या हो गया? इलियम हो गया। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का रीजन हो जाता है, जिसको बोलते हैं सीकम। इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम दे देंगे सीकम। सीकम से ही एक वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज होता है। सीकम से ही ना एक वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज होता है, जो हमारी बॉडी में उतना यूजफुल नहीं है।
इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको बोलेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारी बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है। इसको डॉक्टर लोग क्या करते हैं ना, जब ज्यादा स्पाइसी चीजें खाते हैं तो ये अपेंडिसाइटिस हो जाता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है और फिर इसको डॉक्टर कट करके निकाल भी देते हैं। तो ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके बाद सीकम के बाद है कोलोन। तो ये जो पूरा है ना, ये वाला और ये वाला, इन सब को मिला के बोल सकते हो कोलोन। ये वाला और ये वाला, ये तीनों को मिला के बोल सकते हो कोलोन। ठीक है, कोलोन में याद रखना ये वाला है असेंडिंग, ये है ट्रांसवर्स और ये है डिसेंडिंग। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सबको मिला के कोलोन बोल देते हैं। और लास्ट में इधर वाला है रीजन रेक्टम। फिर ये रीजन जो है ये है रेक्टम, और रेक्टम से अनडाइजेस्टेड चीज बाहर रिलीज हो जाती है, जिसके थ्रू रिलीज होती है उसका नाम है एनस। तो ये है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें से हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल वाली चीज मार्क कर ली है। इस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा कुछ चीजें और होती है जिसको ग्लैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे माउथ वाले रीजन पे यहाँ पे होती है सलाइवरी ग्लैंड। ये माउथ वाले रीजन पे, यहाँ पे जो बकल कैविटी के पास, माउथ और बकल कैविटी के पास जो रीजन है, यहाँ पे होती है क्या? यहाँ पे होती है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये जो चीज दिख रहा है, ये जो पूरा चीज दिख रहा है, इसको बोलते हैं लिवर। ये हमारा दूसरा ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड ये है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है? लिवर। और इधर की तरफ जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इस तरीके का दिख रहा है, ये वाला जो पूरा दिख रहा है, ये है क्या? अपना पेनक्रियास। ये है पेनक्रियास। तो हम लोगों ने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल को मार्क कर लिया है, और एलिमेंट्री कैनाल के बाद हम लोगों ने मार्क कर लिया है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। तो ये सारी चीजों की लेबलिंग भी अपने को आनी चाहिए। मान लो डायग्राम बना के दे दे और लेबलिंग पूछे, तो हम लोग को पता होना चाहिए कौन सा चीज कहां पे है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इस डायग्राम को, इस रफ डायग्राम को आप कॉपी में बनाओगे क्लास के बाद, और उसके बाद ये सारी चीजें लेबलिंग कर लो। कॉपी में जगह छोड़ देना, ये सारी चीजें आपको बनानी होगी, या फिर आप अभी भी इसको रोक के पूरा बना सकते हो और फिर पूरा इसका लेबलिंग कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बकल कैविटी की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हेडिंग डाल दोगे बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में बच्चों यहां देखो, समझो, ये जो बकल कैविटी है, ये जो बकल कैविटी है, ये माउथ के बाद वाला रीजन है। और इसमें ना, ये इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है, इसमें दो मेन चीजें प्रेजेंट है जो अपने को पढ़ना है। एक तो है टीथ, इसके बारे में पढ़ना है, और एक है टंग। तो ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे टीथ और एक पढ़ेंगे टंग। किसके अंदर? बकल कैविटी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं टीथ की। सबसे पहले जो बच्चों बात कर लेते हैं, वो बात कर लेते हैं किसकी? टीथ की। सबसे पहले बात हो जाती है टीथ की, बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो इस बात को, कि जो ह्यूमन का टीथ है उसके लिए 3 वर्ड्स याद रखोगे सब लोग। ह्यूमन के टीथ के लिए आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखोगे कि ह्यूमन के टीथ के लिए अपने को 3 चीजें याद रखनी है। ह्यूमन का जो टीथ है, इसके लिए आप 3 चीजें याद रखोगे। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 चीजें याद रखोगे। पहला चीज है, 3 वर्ड्स बेसिकली याद रखने, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। पहला वर्ड जो होता है इसको बोलते हैं थीकोडोंट। इसका मतलब भी समझा देते हैं। थीकोडोंट, ह्यूमन टीथ के ना 3 फीचर होते हैं, जिसमें पहला है थीकोडोंट। ठीक है, थीकोडोंट क्या मतलब होता है? हमारा टीथ जो होता है ना, हमारे जो टीथ होते हैं, ये देखो, अगर आप जबड़ा देखो, जबड़ा होता है, जबड़े में सॉकेट्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे करके ना सॉकेट्स बने होते हैं, देखो ऐसे करके सॉकेट्स बने होते हैं ऐसे।
और इस सॉकेट के अंदर अपना क्या, अपना टीथ ऐसे एम्बेडेड होता है, अपना टीथ ऐसे एम्बेडेड होता है, अपना टीथ ऐसे एम्बेडेड होता है। ये हमारा टीथ है और ये हमारा टीथ क्या, सॉकेट, ये सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है। ये सब चीजें क्या है, ये है सॉकेट। क्या हमारा टीथ ऐसे जबड़े में सॉकेट बना उसके अंदर एम्बेडेड होता है? हाँ, आप दांत निकालो ना तो जबड़े वाला वो ऐसे वाला डिप्रेशन आपको दिखने लगता है। इस चीज को बोलते हैं, इस चीज को बच्चों बोलते हैं थीकोडोंट। इस चीज को क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब क्या होता है, थीकोडोंट मतलब क्या होता है, थीकोडोंट का मतलब लिख लेते हैं, टीथ या टूथ इज एम्बेडेड, एक होगा तो टूथ बोल देते हैं उसको, टूथ इज एम्बेडेड, tooth is embedded in a socket of jawbone. Tooth is embedded in a socket of jawbone. जबड़े में डिप्रेशन होता है जिसके अंदर टीथ प्रेजेंट होता है। अगर इस तरह का टीथ होगा तो उसको हम लोग थीकोडोंट बोल देंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डाइफायोडोंट। नेक्स्ट जो वर्ड है ह्यूमन टीथ के लिए वो है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है समझ लो। डाई बच्चों जब भी वर्ड आ जाए ना, ये डाई वर्ड आ जाए, इसका मतलब समझना दो की बात हो रही है। डाई का मतलब क्या होता है, दो। अब अगर आपको पता हो तो ह्यूमन का टीथ 2 टाइम्स लाइफ टाइम में आता है। एक को मिल्क टीथ बोलते हैं जो बच्चों में आता है और फिर वो टूट जाता है कुछ समय के बाद, फिर वो परमानेंट टीथ आ जाता है जो पूरी लाइफ रहता है। परमानेंट टीथ टूट जाएगा उसके बाद कोई टीथ नहीं आता है। तो ह्यूमन में पूरी लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ टाइम में दो तरह के टीथ आते हैं, एक मिल्क टीथ और एक आता है परमानेंट टीथ। इसीलिए जो नाम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइफायोडोन। लिख लेते हैं इसको, टूथ appears twice during a lifetime. Tooth appears twice during a lifetime. ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, डाइफायोडोंट बोलते हैं। ठीक, यहां लिख लेते हैं, जो 2 टाइम होता है वो 2 टाइम्स टीथ कौन सा होता है, एक होता है मिल्क टीथ, दूध के दांत जिसको हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा जो होता है, दूसरे को क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। दो तरह के टीथ है, एक है मिल्क टीथ और दूसरा है परमानेंट टीथ। ठीक है, एक और चीज ह्यूमन के केस में जो टीथ होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। इसीलिए क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप के टीथ ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे आपने नाम सुना होगा, इंसीजर सामने की तरफ, फिर कैनाइन होते हैं, फिर प्रीमोलर्स होते हैं और लास्ट में जाके मोलर्स हो जाते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये जो पूरे अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमन के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। different types of teeth are present in human. Different types of teeth are present in human. Different types of teeth are present in human. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। और उनके नाम भी अगर यहां लिख ले, जैसे एग्जाम्पल टीथ के क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इंसीजर जिसको आई से डिनोट करेंगे, इंसीजर के बाद कैनाइन जिसको सी से डिनोट कर सकते हो, फिर हो सकता है प्रीमोलर जिसको पीएम से डिनोट कर सकते हो, और लास्ट में है मोलर। 4 टाइप के टीथ हैं, अलग अलग टाइप के हैं, इसीलिए नाम क्या दे रहे हैं, हेट्रोडोंट। ध्यान रखेंगे। तो बकल कैविटी 2 चीज है, टीथ और टंग। हम लोग टीथ को पढ़ रहे थे, तो ह्यूमन टीथ के लिए अपने को 3 चीजें याद रखना है। ह्यूमन टीथ के लिए बच्चों अपने को 3 चीजें याद रखना है। पहला चीज कैसा होता है, थीकोडोंट होता है। दूसरा चीज डाइफाइकोडोंट होता है, और तीसरा चीज हेट्रोडोंट होता है। ये 3 वर्ड्स याद रखेंगे ह्यूमन टीथ के लिए।
इसमें से पहले चीज का मतलब क्या है? पहले का मतलब है कि टूथ जो होता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन में एम्बेडेड होता है। डाइफाइकोडोंट का मतलब क्या होता है? डाइफाइकोडोंट का मतलब टूथ अपीयर्स ट्वाइस ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में 2 बार टीथ आता है, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। हेट्रोडोंट का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, और उनके नाम क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, अब एक चीज होता है और वो है डेंटल फॉर्मूला। अब एक चीज होता है जिसका नाम है डेंटल फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी देख लो। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखो, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, इसको ध्यान समझो। कैसे? देखो, डेंटल फॉर्मूला सोचो कि हमारे जो भी टीथ होते हैं ना, इसको एक नंबर से डिनोट किया जाता है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ये ऊपर वाला पूरा जबड़ा है, ये ऊपर वाला पूरा जबड़ा है जिसमें टीथ होते हैं, और ये मान लो कि नीचे वाला पूरा है, ये पूरा ऊपर वाला है, ये पूरा नीचे वाला है। अच्छा, जैसे ऊपर वाले में टीथ होते हैं वैसे ही नीचे वाले में भी टीथ हो रहे हैं, जैसे ऊपर वाले में टीथ है सेम वैसे ही नीचे वाले में भी टीथ है। और जैसा इसको अगर 20 से डिवाइड कर लो, इसको अगर 20 से डिवाइड कर लो, यहां से डिवाइड कर लो इसको, तो जैसा इस साइड टीथ होगा वैसे इस साइड टीथ भी होगा, सेम टू सेम है। फिर से, जैसा ऊपर वाले जबड़े में टीथ है वैसा ही नीचे वाले में है। दूसरी चीज, जैसा एक साइड है वैसा ही दूसरे साइड है। तो हम लोग क्या करते हैं डेंटल फॉर्मूला में, केवल एक साइड के टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं, केवल इस साइड के टीथ को रिप्रेजेंट करेंगे, और इधर वाला करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? हम लोग क्या किए, पूरे जबड़े को ले लिए और पूरे जबड़े को 20 से डिवाइड कर दिए, एक हिस्से वाला देख लिए, दूसरा हिस्सा एकदम सेम टू सेम है, तो वो 2 को मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस डेंटल फॉर्मूला एडल्ट के लिए लिख रहे हैं, फॉर ह्यूमन एडल्ट, फॉर ह्यूमन एडल्ट। ह्यूमन एडल्ट के लिए अगर हम लोग डेंटल फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला हो जाता है बच्चों 2 1 2 3, और इसको 2 1 2 3, इसको डिवाइड मत कर देना, ये डिवाइड नहीं करना है। ये बता रहा है कि देखो इसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले इंसीजर लिखा जाता है ऊपर नीचे दोनों तरफ, फिर लिखते हैं कैनाइन, फिर लिखते हैं प्रीमोलर, और फिर लिखते हैं मोलर। 4 टाइप के टीथ होते हैं ना, वो चारों ऐसे दिखाए जा रहे हैं। तो ये वाला है इंसीजर, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। समझ गए? अब अगर इसको पूरा देखना है ना तो एक हिस्से का बता रही है, आधा हिस्सा तो है, तो डबल कर दोगे तो दूसरा हिस्सा भी आ जाएगा, पूरा टीथ आ जाएगा। तो इंसीजर कितने होते हैं? इंसीजर 2 होते हैं। कैनाइन कितना होता है? 1 होता है। ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, 1 होता है। प्री मोलर ऊपर वाले में कितना होता है? 2, और मोलर ऊपर वाले में कितना होता है? 3। सेम यही चीज नीचे वाले में भी है। और अगर आप देखो, अगर आपको पूरा टीथ निकालना है तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये अब ऐसा मत करना कि 2 से 2 काट दिया और यहाँ 3 3 से काट दिया, डिवीजन नहीं है, ये सिंपल है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? 2 2 4 1 5 6 7 8, 8 दूनी 16, तो 16 ऊपर हो गया और 16 ही नीचे हो गया, सेम ही तो है। और 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो टोटल ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं? 32 होते हैं। 32 बोलते नहीं है, 32 ही निकाल देंगे, मार मार के तुम्हारी 32 ही निकाल देंगे, ऐसा बोलते हैं ना बहुत लोग। बहुत हंस रहे हो, बहुत 32 दिखा रहे हो। 32 का मतलब क्या होता है? 32 टीथ होते हैं। एडल्ट में कितने टीथ होते हैं? 32, जिसमें से इंसीजर कितने होते हैं? 2 ऊपर। अच्छा, आप चाहो तो पूरे टीथ को निकालना है तो 2 into 2 कर दो, तो टोटल इंसीजर कितने हो गए? 4। आधे कितने हैं? 2 ऊपर की तरफ। ऐसे ही नीचे भी कितने हैं? 2 into 2 4 है। तो पूछ ले कि टोटल इंसीजर, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि टोटल इंसीजर इन ह्यूमन इज, अब कैसे निकालोगे? देखो 2 into 2 4, 2 into 2 4, 4 plus 4 8, टोटल 8 इंसीजर है। कोई पूछ ले कि बताओ कैनाइन कितने हैं, तो कैनाइन 1 into 2 2, 1 into 2 2, तो टोटल 2 plus 2 कितने हो गए? 4 कैनाइन है। जैसे मान लो कोई बोले मोलर कितने बता दो, तो मोलर 3 into 2 6, 3 into 2 6, और 6 plus 6 12 हो जाते हैं, मोलर हो जाते हैं। क्या ये समझ गए? तो टोटल 32 टीथ होते हैं ह्यूमन एडल्ट में। एक चाइल्ड की बात करें, फॉर ह्यूमन चाइल्ड, फॉर ह्यूमन चाइल्ड, और ह्यूमन चाइल्ड में तो मिल्क टीथ होगा ना, ह्यूमन चाइल्ड में तो मिल्क टीथ होता है, बताए थे, मिल्क टीथ बच्चों में होता है। तो ह्यूमन चाइल्ड के लिए फॉर्मूला होता है 2102, ये फॉर्मूला जाता है 2102। ठीक है,
अब इसको अगर देखो आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आधा ही आधा तो देख रहे हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो तो टोटल कितना हो गया, 2 + 1 3 और 3 + 2 5, तो 5 2 जा 10, ऊपर भी 10 आ जाएगा और नीचे भी सेम ही नंबर है तो नीचे भी 10 आ जाएगा, और 10 + 10 कितना हो गया, 10 + 10 हो गया 20। तो जो एडल्ट के टीथ होते हैं, मतलब जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, 32 होते हैं, लेकिन जो मिल्क टीथ होते हैं, यहां पे इस बात को लिख लेते हैं कि ये जो 32 ये है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ है ये। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो होते हैं कितने, 32 होते हैं। और जो मिल्क टीथ होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं बच्चों, वो मिल्क टीथ कितने हो जाते हैं, मिल्क टीथ हो जाते हैं 20। मिल्क टीथ टोटल 20 होते हैं, जबकि जो एडल्ट के टीथ होते हैं वो टोटल कितने हो जाते हैं, परमानेंट टीथ जिसको बोल रहे हैं वो जाता है 32। तो आई थिंक ये वाला चीज क्लियर अपने को, ये वाला चीज अपने को अच्छे से क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे। डेंटल फॉर्मूला वाला ये केस है, डेंटल फॉर्मूला वाली चीज अपने को अच्छे से ध्यान रखनी होगी। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये पूरा समझ में आ गया, आगे चला जाए। चलो, तो हम लोगों ने ये बकल कैविटी और टीथ वाली चीजें देख ली है, डेंटल फॉर्मूला भी देख लिया है। थोड़ा सा एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, जैसे जैसे रुको, हम एक टीथ का थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाते हैं कि ये मान लो ये, अच्छा जो टीथ होता है ना बच्चों, टीथ के बाहर एक कवरिंग होती है, एक वाइट कलर की कवरिंग होती है, इस टीथ के बाहर ना एक वाइट कलर की कवरिंग होती है। इस टीथ के बाहर, ये जो टीथ है, इस टीथ के बाहर एक वाइट कलर की कवरिंग होगी, इस टीथ के बाहर एक वाइट कलर की ये कवरिंग होगी। ये जो कवरिंग है बच्चों, इस कवरिंग को नाम देते हैं एनेमल। ये जो कवरिंग है इसको नाम देते हैं एनेमल, इस कवरिंग को नाम क्या देंगे, एनेमल। और इसके अंदर मान लो कि अपना टीथ प्रेजेंट है, यहां पे टीथ प्रेजेंट है। अब यहां पे अगर आपको याद हो तो यहां पे ब्लड वेसल्स वगैरह होती है टीथ के अंदर, यहाँ ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, ठीक है, तभी तो वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। देखा ना, जब वो एनिमल घिस जाता है तो टीथ की क्या बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी। एनिमल क्या है, एनिमल वाइड हार्ड सब्सटेंस या वाइट हार्ड कवरिंग ऑफ टीथ है, इसको बोल सकते हो वाइट हार्ड कवरिंग ऑफ टीथ, वाइट हार्ड कवरिंग ऑफ टीथ। टीथ की जो बाहर वाली कवरिंग है उसको नाम देते हैं एनेमल। अब ये एनेमल बना किसका है, एनेमल बना है मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का ये बना होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाए, ह्यूमन में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, पूरे ह्यूमन की बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है एनेमल ही होता है। एनेमल के लिए ध्यान रखेंगे, मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है बच्चों, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है एनेमल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको अच्छे से ध्यान रखना। पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एनेमल, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। ये तो हो गई बात किसकी, टूथ की। ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो रही है टूथ की। अब थोड़ा सा टंग की बात कर ले, अब थोड़ा सा हम लोग अगर टंग की बात कर ले, एक टंग बना लेते हैं ना, टंग से चीजें समझ, टूथ वाला चीज समझ में आ गया। टूथ के बाद अगर हम लोग देख ले टंग को, इधर की तरफ टंग देख लेते हैं।
ये मान लो कि टंग है, ठीक है, मान लेना है कि ये अपनी एक टंग है, जीभ है, ये बड़ी सी जीभ है, देख रहा है, खूब बड़ी सी, ये है अपनी टंग, जीभ जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो टंग है, तो को लिख लेते हैं, नहीं सोचो कि क्या बना दिया सर ने, ये है टंग, ये जो बच्चों बनाया है, ये सर ने बनाया है क्या, ये सर ने बनाया है टंग को, ठीक है। अब इस टंग में ना कुछ हिस्से होते हैं, इस टंग में कुछ हिस्से होते हैं, जैसे एक हिस्सा इधर बना लेते हैं, ये एक हिस्सा ये हो जाएगा, ठीक है। इस टंग में एक हिस्सा और बना लेते हैं, जैसे इधर की तरफ, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ हिस्से और होते हैं जो इधर बना लेते हैं, और एक हिस्सा इधर बना लेते हैं, ये, ठीक है। अब ये देखो हिस्से क्या क्या है, जैसे सबसे पहले ये वाले हिस्से की बात करते हैं, ये वाले हिस्से की बात, तो जो सामने वाला हिस्सा है, जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टंग में ये वाला जो रीजन है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्वीट टेस्ट के लिए। ये जो रीजन है, ये रीजन रिस्पॉन्सिबल है स्वीट टेस्ट के लिए। स्वीट टेस्ट बड बोलते हैं इसको, स्वीट टेस्ट बड यहां पे प्रेजेंट होते हैं, इसको टेस्ट बड बोलते हैं। तो स्वीट वाला जो टेस्ट बड है वो कुछ इधर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाले जो दोनों, ये वाला और ये वाले जो हिस्से हैं, यहां पे सॉल्टी टेस्ट पता चलता है। ये वाले जो हिस्से है ना, ये सॉल्टी के लिए है, तो यहां लिख देते हैं, ये जो दोनों है, ये वाला और ये वाला, दोनों ही, दोनों किसके लिए, सॉल्टी टेस्ट बड, सॉल्टी टेस्ट बड, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है सार टेस्ट के लिए। सार, सार समझते हो ना, सार टेस्ट के लिए है ये, SOUR, सार टेस्ट बड्स यहां पे प्रेजेंट है। और सबसे ऊपर ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है इधर वाला, ये वाला जो रीजन है, ये रिस्पॉन्सिबल है बिटर टेस्ट के लिए, कड़वा, बिटर टेस्ट बड्स यहां होते हैं, बिटर टेस्ट बड्स। तो पूरे टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कहां कहां प्रेजेंट है वो आप देख सकते हो। सामने वाला स्वीट है, जब स्वीट टेस्ट करना होता है तो हम लोग ऐसे टेस्ट करते हैं, ऐसे करके सामने की तरफ टेस्ट करके, तो ये स्वीट वाला होता है। फिर सॉल्टी इधर होता है, और पीछे चले जाओगे तो सार हो जाएगा, और सबसे पीछे की तरफ जो होता है वो बिटर, कड़वा वाला जो टेस्ट है ना, वो उस तरफ कुछ लगता है। तो ये तो हो गया अपना टूथ, और ये हो गया टंग। इनके टेस्ट बड्स हम लोगों ने पोजीशन के हिसाब से देख लिए हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे चला जाए, चलो चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो ईसोफेगस है। ईसोफेगस से पहले कहानी समझ लो, ईसोफेगस क्या है, लॉन्ग, ईसोफेगस क्या है, लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब है, एक्सटेंडिंग अप टू, कहां तक जाएगा ये, लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू, लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू स्टमक। वो ट्यूब जो कहां तक जाएगी, स्टमक तक जाएगी, उसको हम लोग नाम देंगे ईसोफेगस। अच्छा, ईसोफेगस से पहले कहानी समझ लो, ईसोफेगस से पहले कुछ चीजें समझ लो। ईसोफेगस से पहले कुछ चीजें समझ लो। जैसे देखो, ये हमने दो ट्यूब बना दी, ये हमने दो ट्यूब बना दी, इसकी क्या करते हैं, इसकी ओपनिंग हटा देते हैं, एक सेकंड।
ये 2 ट्यूब हमने बना दी, रुक जाओ इसी ट्यूब में ही कर लेते हैं। इस ट्यूब में एक ये वाला ट्यूब है और एक ये वाला ट्यूब है, यहां पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ये देखो 2 ट्यूब हमने बना ली है। ठीक है बच्चों, अब इस 2 ट्यूब में ये जो सामने की तरफ ट्यूब है, ये जो सामने की तरफ ट्यूब है, इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया नाम आपने सुना होगा। ट्रैकिया को ना विंड पाइप भी बोलते हैं। ये सामने की तरफ होता है विंड पाइप। ठीक है, और ये वाला जो है ना, ये है अपना ईसोफेगस। ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस को बच्चों हम लोग नाम और क्या देते हैं, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, इसको फूड पाइप भी बोलोगे। अब यहां पे ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी ओपनिंग है। ठीक है, अब यहां पे ना एक फ्लैप लगा होता है इस जगह पे। ये दिख रहा है, ये फ्लैप लगा रहता है। ठीक है, ये फ्लैप इन दोनों के जंक्शन यहां पे लगा हुआ है। क्यों, इस फ्लैप का एक नाम भी होता है। इस फ्लैप को बच्चों ध्यान रखना, इसको नाम देते हो एपिग्लॉटिस। इस फ्लैप को नाम देंगे, फ्लैप का मतलब है ढक्कन है, एक तरीके से एक ढक्कन को फ्लैप बोल रहे हैं। तो जो ढक्कन है इसको फ्लैप बोल रहे हैं और इसका नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है, जब हम लोग बच्चों खाना वगैरह खाते हैं ना, तो खाना इस ट्यूब में ना चला जाए। खाना खाते खाते, पानी खाते खाते अगर इस ट्यूब में चला गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। यहां चला जाएगा तो सांस कैसे लेंगे। तो इसीलिए जब हम लोग खाना या पानी खाते हैं ना, तो एपिग्लॉटिस जो होता है ना, इसको बंद कर देता है। एपिग्लॉटिस जब इसको बंद कर देगा तो फूड और वाटर इधर ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा। फूड वाटर अगर विंड पाइप में चला जाए तो दिक्कत की बात है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, एपिग्लॉटिस क्या करता है, कवर्स। अच्छा, इसकी ओपनिंग जो होती है ना, इसकी ओपनिंग को नाम देते हैं ग्लॉटिस। ये जो ओपनिंग है इसको नाम देते हैं बच्चों ग्लॉटिस। किसकी ओपनिंग है, ये जो ट्रैकिया की पूरी ओपनिंग है, इसको नाम देते हैं ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ऊपर है इसलिए नाम इसका एपिग्लॉटिस भी पड़ रहा है। ग्लॉटिस के ऊपर है इसलिए नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। तो क्या करता है, कवर्स ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing of food, ड्यूरिंग swallowing of food, ड्यूरिंग swallowing of food and water। फूड और वाटर की जब हम लोग swallowing करेंगे तो ये फ्लैप जो है इसको बंद कर देगा। किसको बंद कर देगा, ग्लॉटिस को। ये डायग्राम बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। अच्छा, यहीं पे ना थोड़ा सा एक एक्सटेंशन होता है, इस जगह पे थोड़ा सा एक एक्सटेंशन होता है। रुको इसको दिखा देते हैं। ये इस जगह पे एक एक्सटेंशन होता है, इस जगह पे, ये इस जगह पे ना बच्चों एक एक्सटेंशन होता है। इस एक्सटेंशन को हम लोग नाम देते हैं, इस एक्सटेंशन को नाम देते हैं लैरिंग्स। इस एक्सटेंशन को नाम देते हैं, जो बाहर की तरफ निकला है ना, इसको बोल देते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोला जाता है। साउंड जो निकलता है ना, वो इन्हीं की वजह से निकलता है। इनमें वाइब्रेशंस होता है जिसके वजह से अलग अलग साउंड निकलते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो है ना, ट्रैकिया में ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा, ये कहलाता है लैरिंग्स। ट्रैकिया की जो ओपनिंग है इसको ग्लॉटिस बोलते हैं। इसमें फ्लैप लगा हुआ है, एक ऐसा ढक्कन टाइप की चीज लगी है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, जो क्या करता है, ग्लॉटिस को कवर कर लेता है जब फूड और वाटर हम लोग सॉलो करते हैं। ठीक है, ईसोफेगस ध्यान रखेंगे, लॉन्ग ट्यूब है जो स्टमक तक पहुंचती है। ये बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, स्टमक की। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों किसकी, अब हम लोग बात करते हैं स्टमक की। देखो एक डायग्राम से स्टमक को समझ लेते हैं। ये मान लो कि अपना है स्टमक। ये मान लो कि ये है पूरा क्या, अपना स्टमक।
ये है पूरा क्या, ये है पूरा अपना स्टमक। अब स्टमक में इस जगह पे देखो, स्टमक में बच्चों इस जगह पे यहाँ पे ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है ईसोफेगस से। ये कहां से आ रहा है, ये पाइप जो आ रहा है ये आ रहा है ईसोफेगस से। क्या लिख लेते हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस से ये पूरा कहां पे आ गया, ये आ गया हम लोग स्टमक में। अब स्टमक में बच्चों 3 रीजन होते हैं, स्टमक में 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले जैसे यहां पे आया तो इसको बोलते हैं कार्डियक। ये वाला जो रीजन है पहले जब फूड जहां पे आता है इसको बोलते हैं कार्डियक। इसके बाद यहां से इधर जाता है, देखो फूड इधर से आते हुए फिर इधर जाएगा। तो ये जो रीजन है इस सेकंड रीजन को, हालांकि ऊपर दिख रहा है लेकिन फूड ऐसे टेकवाता है, ऐसे आके फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे नीचे आता है, ठीक है। तो जो सेकंड वाला रीजन है इसको नाम देते हैं हम लोग फंडस, इसको नाम देंगे फंडस। तो इधर से होते हुए फूड अब फिर इधर से नीचे आएगा, फिर इधर से नीचे आएगा और इधर से वापस इधर जाएगा। ये रास्ता है कुछ फूड का, ये ऐसे जाएगा। तो देखो ये तो पहले था, ये जो रीजन था ये था कार्डियक, फिर दूसरा रीजन है फंडस। अब ये तीसरा रीजन जो सबसे बड़ा रीजन होता है, थर्ड वाला रीजन जो सबसे बड़ा वाला रीजन होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग बॉडी। इसको नाम देते हैं, ये जो बीच वाला रीजन है इसको बोलते हैं बॉडी। यही मेन रीजन है, यही सेंट्रल रीजन है, इसी को हम लोग मेन एंड सेंट्रल बोल सकते हैं। तो पहला रीजन था फंडस, दूसरा था कार्डियक, तीसरा था बॉडी स्टमक में, और चौथा और आखिरी रीजन यहाँ पे ये स्टमक का चौथा और आखिरी रीजन है, इसको बोलते हैं फाइलोरिक। फाइलोरिक, ये 4 रीजन है, फंडस, कार्डियक, बॉडी और फाइलोरिक। अब बच्चों ध्यान रखेंगे यहां पे ना इस जगह पे बच्चों देखो, इस जगह पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, इस जगह पे एक स्फिंक्टर लगा होता है। ये स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर वो चीज है जो चीजों को एक ही डायरेक्शन में जाने दे, एक ही डायरेक्शन जाने दे, उधर से ऊपर ना जाने दे, चीजों को नीचे। जैसे मान लो 2 पाइप है, 2 पाइप के बीच में ना एक कवरिंग लगा दो, और वो कवरिंग क्या कर रही है, एक ही तरफ चीजों को जाने दे रही है, एक ही तरफ धक्का दे रही है, तो उसको स्फिंक्टर बोल रहे हैं। तो एक तो यहां पे स्फिंक्टर होता है, अब इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, इसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। एक तो यहां पे लगा होता है, ऐसे ही बच्चों एक स्फिंक्टर यहां पे लगा होता है, एक स्फिंक्टर यहां पे लगा होता है। ये तो था गैस्ट्रो गैस्ट्रो क्यों बोले, क्योंकि स्टमक को गैस्ट्रो बोलते हैं, ईसोफेजियल इसलिए क्योंकि ईसोफेगस से आ रहा था। अच्छा ये कहां पे जा रहा है, ये कहां पे जा रहा है, ये जो यहां से चीजें जा रही है ना वो जा रही है ड्यूडेनम में। ये तो ईसोफेगस से आ रहा था, स्टमक में पहुंचा, और ये कहां पे जा रहा है अब, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको ड्यूडेनम बोल रहे हैं। तो यहां से चीजें जाएगी ड्यूडेनम में, यहां से चीजें कहां पे जाएगी, यहां से चीजें जाएगी ड्यूडेनम में। अब यहां जो स्फिंक्टर है इसका भी नाम ध्यान रखेंगे, यहां जो स्फिंक्टर है बच्चों, ये वाला जो स्फिंक्टर है इसका नाम भी ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे फाइलोरिक, क्योंकि फाइलोरिक रीजन में आ रहा है ये, तो इसको बोलते हैं फाइलोरिक स्फिंक्टर, इसको नाम देंगे फाइलोरिक स्फिंक्टर, फाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई? तो ये पूरा हो गया अपना क्या, स्टमक का। स्टमक का अगर शेप देखो तो ये कुछ जे शेप का हो रहा है, ये जे शेप का कुछ स्टमक होता है। यहां याद रखेंगे स्टमक कैसा है, जे शेप्ड है, जे शेप्ड है। एक और बात, हर 4 घंटे पे जब खाना खाते हैं ना तो हमारे स्टमक में जो है खाना रहता है, और कितनी देर तक रहता है, 4 घंटे में। हर 4 घंटे पे अपना स्टमक खाली होता रहता है, तो इसलिए देखा 4-4 घंटे में अपने को थोड़ा थोड़ा भूख लगती है, लेकिन बजाय उसके कि 4 घंटा पहले इतना खा लिया है कि पूरा यहां तक भर लिया है। अगर ऐसा कर लिया है तब तो फिर कोई बात नहीं हो रही है। बात इसकी हो रही है कि आपने खाना खाया, मतलब एक फिक्स मिनिमम डाइट खाई, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खा लिया, एक बैलेंस डाइट खाई, तो 4 घंटे के बाद आपका स्टमक क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो स्टमक गेट्स एम्प्टी आफ्टर एवरी 4 आवर्स, stomach gets empty
स्टमक गेट्स एम्प्टीड, खाली हो जाता है, आफ्टर एवरी 4 आवर, आफ्टर एवरी 4 आवर, इसीलिए हर 4 घंटे में अपने को हल्का हल्का भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हर 4 घंटे पे अपना स्टमक क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, उससे फूड आगे की तरफ चला जाता है। ये बात क्लियर है? स्टमक वाला रीजन समझ में आ गया? चलो चलो, स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है, नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है इलियम। इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, बस वो पॉइंट्स को हम लोग ध्यान रख ले, बाकी इनके बारे में तो और हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। बस इसमें एक दो चीज ध्यान रखना कि ड्यूडेनम जो होता है यहीं पे मेनली ऑल डाइजेस्टिव एक्टिविटीज अकर, यहीं पे ज्यादातर डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है, मेनली ऑल डाइजेस्टिव, मेनली ऑल डाइजेस्टिव एक्टिविटीज अकर्स, एक्टिविटीज अकर्स, सारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो है ये कहां पे हो जाती है, ड्यूडेनम में हो जाती है। जेजुनम के बारे में हम लोग लिखा भी था पहले, अभी भी लिख लेते हैं कि ये लेस कॉइल्ड होता है, लेस कॉइल्ड होता है, इसमें ज्यादा घुमाव नहीं होते हैं, जबकि इलियम जो होता है ये मोर कॉइल्ड होता है, ये मोर कॉइल्ड होता है, ठीक है, मोर कॉइल्ड होता है, ये मोर कॉइल्ड, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर कोई पूछे कि ये सारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी कहाँ खत्म हो जाती है, कहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में सारे डाइजेस्टिव एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, डाइजेशन खत्म हो जाता है। इसके बाद ये केवल रास्ता है जिससे अनडाइजेस्टेड चीजें बाहर बॉडी से रिलीज होती है। तो ऐसे लिख ले, डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, या इसको ऐसा लिख लो, मोस्टली डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, कुछ एक्सेप्शंस है लेकिन वो अपने को नहीं ध्यान रखने, तो मोस्टली डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, मोस्टली डाइजेस्टिव एक्टिविटीज गेट्स फिनिश्ड, गेट्स फिनिश्ड, गेट्स फिनिश्ड कहां पे, इन ड्यूडेनम, इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्टली डाइजेस्टिव एक्टिविटी गेट्स फिनिश्ड इन ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, रेस्ट ऑल पार्ट्स आफ्टरवर्ड, इसके बाद वाले जितने पार्ट्स हैं, रेस्ट ऑल पार्ट्स आफ्टरवर्ड, कैरीज, वो क्या करेगा, कैरीज अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, कैरीज अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, कैरीज अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस को ड्यूडेनम के बाद वाला पूरा पार्ट कैरी करता है। ये बात क्लियर है? तो सभी कुछ डाइजेशन की एक्टिविटी यहीं पे खत्म हो जाती है, कहां पे, ड्यूडेनम में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लार्ज इंटेस्टाइन का, तो इसके बताए थे पहले भी 3 पार्ट है, पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन, और तीसरा है रेक्टम, तीसरा है रेक्टम। सीकम की बात करें, सीकम की बात करें तो सीकम के लिए एक चीज याद रखेंगे, सीकम जो होता है ना, इसमें सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हैज सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पे होते हैं। सुना होगा ना आपने, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, तो वो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो यहीं पे सीकम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिम्बियोटिक का मतलब क्या होता है, सिम्बियोटिक का मतलब ऐसा चीज जिसमें दोनों का फायदा हो। जैसे मान लो एक घर है, एक मकान है, और उसमें एक टेनेंट आ गया, मकान मालिक है और उसके अलावा एक किराएदार आ गया। तो देखो,
मकान मालिक को क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है। टेनेंट को, जो किराएदार है, उसको क्या फायदा हो रहा है, उसको रहने की जगह मिल जा रही है। क्या दोनों का फायदा हो रहा है? हाँ, दोनों लोगों का फायदा हो रहा है। इसको बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक का मतलब जब दोनों लोगों का फायदा हो। तो जैसे यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको जगह मिल गई रहने को, उसका तो फायदा हो गया। अब वो क्या करता है, वो कुछ एंजाइम रिलीज करता है, कुछ केमिकल रिलीज करेगा, जिससे हम लोगों के जो सेल्यूलोज, खाना खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, वो साग वगैरह खाते हैं, तो उसमें सेल्यूलोज होता है। उस सेल्यूलोज को डाइजेशन करने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंजाइम का होना जरूरी है। तो समझ गया, दोनों का फायदा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जगह मिल गई और हमको फायदा मिल गया कि हमारे सेल्यूलोज वाली चीजें डाइजेस्ट होने लग रही है सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोजिक प्रोडक्ट, which helps in digestion of cellulosic substances। सेल्यूलोजिक सब्सटेंसेस के डाइजेशन में ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? सीकम। क्या ये क्लियर है? सीकम वाला पार्ट समझ में आ गया। सीकम के बाद कोलोन की बात करेंगे तो इसके 3 रीजन होते हैं, हैज 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स क्या क्या है? पहला है असेंडिंग कोलोन, दूसरा है ट्रांसवर्स कोलोन, वो डायग्राम में भी हम लोगों ने देखा था, ट्रांसवर्स कोलोन, और तीसरा और आखिरी पार्ट जो है वो है डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसलिए उसको डिसेंडिंग बोले, डिसेंडिंग कोलोन। तो याद रखेंगे अपने कोलोन के 3 पार्ट है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। बच्चों अपने को नोट्स ऐसे बनाना है ना कि कम टाइम में ज्यादा चीजें लिखना है, स्पेस बहुत कम हो और उसमें ज्यादातर चीजें आ जाए, इसीलिए कुछ ऐसा ही नोट्स बनाएंगे। जल्दी से सारी चीजें लिख लो, जल्दी सारी चीजें लिख लो। हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर थोड़ा सा मसल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर आ जाएंगे ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है? इसको जल्दी से लिख लो। चलो आगे चलते हैं। रेक्टम में एज सच अपने को बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक डायग्राम की। अब इसको समझो ध्यान से, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टार्टिंग फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, यहां लिख लेते हैं कि उसका ना, जैसे मान लो ये पूरा ईसोफेगस वाला हिस्सा है, ईसोफेगस को कट किया गया, इसको मान लो ये ईसोफेगस है, ये पाइप जो है ना, ये जो पेन दिख रही है ईसोफेगस है, तो इसको बीच से कट करो और कट करने के बाद इसको सामने से देखो। समझ गए? हमने इसको ऐसे कट किया, पहले ऐसे कट किया, कट करने के बाद इसको ऐसे सामने से देख रहे हैं, तो ऐसा गोल ही तो दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा, और इसमें अलग अलग लेयर्स होती है। ये क्या है? ये लिख लेते हैं यहां पे, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये क्या है? ये बच्चों है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, कट करके उसको देखा जा रहा है। तो कुछ ऐसे ऐसे लेयर, अच्छा इसमें सीक्वेंस याद रखना है कि बाहर वाली लेयर का नाम क्या है, अंदर वाली लेयर का नाम क्या है, ये बस नाम याद रखना है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है बच्चों, इसको बोलते हैं सीरोसा। इसको नाम क्या दोगे? सबसे बाहर वाली लेयर को इसको नाम दोगे सीरोसा, सबसे बाहर वाली लेयर। फिर उसके बाद जो लेयर है, इसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये वाली जो है ना, ये है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये ऐसे ऐसे गई है, और यहां पे अंदर सर्कुलर होती है, ये वाली है इनर सर्कुलर, ये है इनर सर्कुलर।
आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल है, इनर वाली सर्कुलर है, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस। तो ध्यान रखना, बाहर वाली है सिरोसा और अंदर वाली क्या है, मस्क्यूलरिस। ये दोनों को मिला के मस्क्यूलरिस बोल रहे हैं। फिर इसके बाद जो लेयर है इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। अजीब अजीब नाम आ रहे हैं, ये थोड़े थोड़े नाम ध्यान रखने होंगे अपने को। फिर है ये क्या, सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के बाद इसके अंदर जो लेयर होती है ये वाली, इसको बोलते हैं म्यूकोसा। और ये लेयर के नाम बच्चों ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं म्यूकोसा। और म्यूकोसा के अंदर ये जो खाली स्पेस अब जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। यहीं से तो खाना ट्रेवल करता है एक्चुअली में, यहीं से खाना ट्रेवल करेगा, इसको बोलेंगे ल्यूमेन। तो याद रखेंगे अपने पास 4 लेयर है बच्चों, ध्यान रखेंगे अपने पास कितनी लेयर है, 4 लेयर है। 4 लेयर को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सबसे बाहरी जो लेयर होती है इसका नाम होता है सिरोसा। फिर उसके बाद जो लेयर होती है इसका नाम होता है मस्क्यूलरिस। फिर इसके बाद जो लेयर होती है उसका नाम होता है सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर जो लेयर होती है इसका नाम होता है म्यूकोसा। टोटल कितनी लेयर है, टोटल लेयर्स की बात करेंगे 4 लेयर्स है। पहली सिरोसा, दूसरी मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस में बाहर वाला लॉन्गिट्यूडनल होता है, अंदर वाला सर्कुलर होता है। तीसरी है सब म्यूकोसा, और चौथी लेयर का नाम क्या है, म्यूकोसा। ये 4 लेयर्स है बच्चों, ये 4 लेयर्स अपने को ध्यान रखनी होगी। ये डायग्रामेटिक आ सकता है या कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ बाहर से अंदर लेयर के नाम क्या है। तो बाहर वाली सिरोसा, फिर मस्क्यूलरिस, नाम अजीब अजीब है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना लिखा हो क्वेश्चन में कि अंदर से बाहर कौन सी लेयर है ये बताओ। अगर अंदर से बाहर पूछेगा तो सबसे अंदर है म्यूकोसा, यहां से तो खाना जा रहा है तो इसको नहीं बोलोगे, ये है म्यूकोसा, फिर है सब म्यूकोसा, फिर है मस्क्यूलरिस, और लास्ट में है सिरोसा। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना कि अंदर से बाहर पूछा है कि बाहर से अंदर पूछा है। और ये डायग्राम किस चीज का है, ये डायग्राम है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का ये डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से सब लोगों को ध्यान रखना होगा, बना लेना और इसको अच्छे से ध्यान रखना। एक चीज और, ये जो म्यूकोसा होता है, ये जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा में ना फोल्डिंग्स होती है। म्यूकोसा वाला लेयर देख रहे हो, इसके अंदर फोल्डिंग्स ऐसे करके, तो इसकी जो फोल्डिंग्स होती है उसके नाम होते हैं। इसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। फोल्डिंग्स का समझ, ऐसे देखो घुमाव की तरह ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, ये सब देख रहे हो घुमाव प्रेजेंट है, तो इसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है और इन फोल्डिंग्स के नाम होते हैं। इनको स्टमक में बोलते हैं, इन फोल्डिंग को स्टमक में बोलते हैं रूवेज, और इन फोल्डिंग को इंटेस्टाइन में बोलते हैं, इन फोल्डिंग्स को इंटेस्टाइन में बोलते हैं विलाई। इंटेस्टाइन में क्या बोलते हैं, विलाई। स्टमक में बोलते हैं रूवेज और इंटेस्टाइन में बोलते हैं विलाई। और ये रूवेज और विलाई जो है ना, यहां पे लिख लेते हैं, रूवेज और विलाई क्या करते हैं, रूवेज, स्टमक में इसको नाम क्या दिए, स्टमक में नाम दिए इसको रूवेज, और इंटेस्टाइन में इसको नाम दिए विलाई। रूवेज प्लस विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं भाई। फोल्डिंग्स हो जाएगा तो कई छोटी जगह पे ज्यादा चीज आ जाएगी। ऐसे फैला किस चीज को रखो और किसी को लपेट लपेट के रखो, तो जब लपेट लपेट के रखोगे तो कम जगह पे ज्यादा चीज आ जाएगी, तो उससे बोलते हैं सरफेस एरिया बढ़ गया है। रूवेज प्लस विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया। रूवेज और विलाई क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जो किसकी, इन फोल्डिंग से बने हुए, म्यूकोसा की फोल्डिंग से बने। देख रहे हो, म्यूकोसा ऐसे फोल्डिंग बना लिया जिसको स्टमक में रूवेज बोलोगे, और वही चीज इंटेस्टाइन में क्या कहलाती है, विलाई बोलती है, जो दोनों चीज सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ना है। 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड है। पहला जो है वो है सलाइवरी ग्लैंड। पहला जो ग्लैंड है इसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। इसी तरीके से दूसरा जो ग्लैंड है इसका नाम है लिवर।
और तीसरा जो ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे आज का लास्ट टॉपिक वो होगा पेनक्रियास। पेनक्रियास। तो बेसिकली कितने ग्लैंड हो गए? 3 ग्लैंड हो गए जो हम लोग को पढ़ने हैं। बारी बारी सारे ग्लैंड्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ग्लैंड पढ़ेंगे वो ग्लैंड पढ़ेंगे बच्चों कौन सा? वो ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग सलाइवरी ग्लैंड। एक हेडिंग डाल देते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। एक हेडिंग डाल देते हैं और वो हेडिंग है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, चलो सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर फोकस करते हैं। ये जो सलाइवरी ग्लैंड होता है बच्चों, ये टोटल कितना है? 3 पेयर्स होता है, 3 जोड़ी होता है, 3 पेयर्स बोल रहे हैं इसको। मतलब टोटल नंबर में 6 हो गया ना। जैसे जूते जो हम लोग लेते हैं 1 पेयर लेते हैं, 1 पेयर का मतलब 1 1 2, ऐसा होता है एक पैर में जूता लेते हो, एक में पैर लेते ही नहीं हो, केवल एक पैर का जूता पहनकर शॉप से जाते हो, दोनों ही पैर का तो लेते हो तो उसको 1 पेयर बोलते हैं। ऐसे जीन्स जो होती है 1 पेयर होती है, एक पैर डालने का दूसरा पैर डालने का ना, तो 1 पेयर बोलते हैं। ऐसे ही सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं, जिनको 3 पेयर्स बोला जाता है। अब इनके नाम है, जिसमें से पहला जो होता है पैरोटिड, पहला जो होता है पैरोटिड बोलते हैं। दूसरा जो होता है सब मैक्सिलरी बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं सब मैक्सिलरी। 1 पेयर को पैरोटिड बोलेंगे, सेकेंड पेयर को बोलेंगे सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी, या इसी का एक और नाम है सब मैक्सिलरी, या इसी का एक और नाम है, इसको बोल देते हैं सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर। और तीसरा जो है वो है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। अब ये कहां कहां होते हैं ये बच्चों ध्यान रखना है, ये कहां कहां पे होंगे ना, ये अपने को ध्यान रखना होगा। तो पैरोटिड कहां पे होगा ये देखेंगे, पैरोटिड के बाद सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर कहां होगा ये देखेंगे, और फिर सबलिंगुअल कहां होगा वो देखेंगे। अब देखो सबसे पहले पैरोटिड जो होता है, पैरोटिड ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होता है? पैरोटिड ग्लैंड ये तो बकल कैविटी तो है, बकल कैविटी में सब लोग ध्यान रखेंगे, ये जो चीक रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है ना, चीक वाला रीजन, यहां से आता है, ये यहां पे ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो पैरोटिड कहां पे होता है? इन चीक। पैरोटिड जो होगा ये इस जगह पे होगा, पैरोटिड जो होगा ये कहां पे होगा? इन चीक होगा। ठीक है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ये वाला होता है कहां पे? इस जगह पे, इसको बोलते हैं लोअर जॉ। ये इस जगह पे कुछ होगा, इसको बोलेंगे लोअर जॉ। तो ये होता है इन लोअर जॉ। और सबसे लास्ट वाला है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ये टंग के नीचे होता है, हमारी टंग के नीचे भी एक ग्लैंड होते हैं जिनका नाम है सबलिंगुअल। तो ये होता है बिलो टंग। बिलो टंग, बिलो टंग ध्यान रखेंगे, ये इनकी पोजीशन ध्यान रखेंगे। सबसे पहले है पैरोटिड जो चीक पे होता है, दूसरा है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है? लोअर जॉ पे। और तीसरा है सबलिंगुअल जो कि टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, इनके डक्ट्स के भी नाम ध्यान रखने होंगे। तो ऐसा करते हैं, छोटा सा हम लोग छोटा सा टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। छोटा सा टेबुलर फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं। इस टेबुलर फॉर्म में हम लोग डिविजन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें डिविजन्स कर लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं और इसमें डिविजन्स कर लेते हैं। यहां बीच में कर लेते हैं। चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग इधर की तरफ नाम लिख रहे हैं, किसका? इधर की तरफ नाम लिख रहे हैं हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स का।
देखो इधर की तरफ नाम लिख रहे हैं किसका, सलाइवरी ग्लैंड का, सलाइवरी ग्लैंड का, और इधर की तरफ उनके डक्ट को बोलते क्या, इनका सिक्रीशन जो है ना माउथ में आता है, और माउथ में किसके थ्रू आएगा, डक्ट्स के थ्रू आएगा, किसी पाइप के थ्रू आएगा, उन पाइप्स के नाम है जो अपने को याद रखना है। तो सलाइवरी ग्लैंड, और यहां पे देयर डक्ट्स आर नोन एज, देयर डक्ट्स आर नोन एज, उनकी डक्ट को क्या बोलते हैं वो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। चलो तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड में जो पहली ग्लैंड है इसका नाम है पैरोटिड, ये है पैरोटिड। दूसरी ग्लैंड जो है वो है क्या, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, दूसरी जो है ये है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी या इसको सब मैंडिबुलर बोल देंगे, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। और तीसरी जो ग्लैंड है, तीसरी जो ये सब पेयर्स में होती है, पैरोटिड एक नहीं है, पैरोटिड एक पेयर है, मतलब 2 हो गई, तो 2 2 4 2 6, इसीलिए वहां पे 3 पेयर्स लिखा हुआ है, यहां लिख लेते हैं 3 पेयर्स का मतलब टोटल 6 होती है, कंफ्यूजन मत रखना, पेयर्स बोल रहे हैं इसका मतलब टोटल 6 होगी, 3 पेयर्स है टोटल 6 है। तो लास्ट वाली जो है वो है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। पैरोटिड चीक में, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर लोअर जॉ में होती है, और सबलिंगुअल बिलो टंग होती है। अब इनकी डक्ट्स का नाम याद रखेंगे, इनकी डक्ट्स का भी नाम याद रखेंगे। पैरोटिड जो होती है बच्चों, पैरोटिड जो होती है इसकी डक्ट का नाम होता है स्टेंशन डक्ट, स्टेंशंस डक्ट, इनकी डक्ट को नाम देते हैं स्टेंशंस डक्ट, ठीक है, ये नाम याद रखोगे। दूसरा सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर की जो डक्ट है उसका नाम है वॉर्टन्स डक्ट, वॉर्टन्स डक्ट, ठीक है। पहली वाली का नाम है स्टेंशन डक्ट, दूसरी का नाम है वॉर्टन्स डक्ट, जो कि सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर के लिए। और लास्ट वाली जो डक्ट है उसको डक्ट ऑफ रिविनस बोलते हैं, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, या डक्ट ऑफ रिविनस, या इसका एक और नाम होता है, इसको बोल सकते हैं बार्थोलिन्स डक्ट, चाहे डक्ट ऑफ रिविनस बोल दो और चाहे बोल दो बार्थोलिन्स डक्ट। तो ये इनकी डक्ट्स हैं जो अपने को याद रखनी होगी, इनके नाम याद रखोगे। पैरोटिड होता है चीक में और इसकी डक्ट का नाम है स्टेंशन डक्ट। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर होता है लोअर जॉ में और इसकी डक्ट का नाम है वॉर्टन्स डक्ट। जबकि सब लिंगुअल जो होता है ये टंग के बिलो होता है और इसके डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस या बार्थोलिन्स डक्ट, ठीक है, बार्थोलिन्स डक्ट, ऐसा लगा लेते हैं, बार्थोलिन्स डक्ट है इसका नाम। जल्दी से सारी चीजें लिख लो, जल्दी से सारी चीजें लिख लो बच्चों। इनके सिक्रीशन को नाम क्या देंगे, सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज नोन एज सलाइवरी जूस, यहां लिख लेते हैं सिक्रीशन ऑफ ऑल, सभी के सिक्रीशन को मिला के बोलते हैं सिक्रीशन ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड इज collectively called as, is collectively called as, इसी को नाम क्या देंगे, सलाइवरी जूस, इसके सिक्रीशन को कलेक्टिवली नाम क्या देंगे, सलाइवरी जूस। जल्दी इसको लिख लो। ये हो गया अपना खत्म, यहां पे हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड वाला टॉपिक अपना पढ़ लिया है। जल्दी से सारी चीजें अपने को लिख डालनी है। इसके बाद जो ग्लैंड है, वो ग्लैंड है बच्चों लिवर,
सेकंड जो ग्लैंड है वो ग्लैंड कौन सी पढ़ेंगे, वो ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग लिवर के बारे में। सेकंड जो ग्लैंड है वो है अपनी लिवर। चलो लिवर के लिए कुछ चीजें समझ लेते हैं। लिवर के लिए कुछ चीजें समझ लेते हैं। पहली चीज लिवर जो होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, पूछ सकता है एग्जामिनेशन पे, याद रखेंगे, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सब बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो लिवर ही होता है। लगभग 1.2 से 1.5 केजी के आसपास का होता है, 1.2 टू 1.5 केजी, 1.5 किलो के आसपास होता है ये ग्लैंड। तो 1.2 से 1.5 केजी के आसपास अपना लिवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लिवर किस जगह होता है, देखो यहां पे एक मसल होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, यहां पे बीच में पेट में ना एकदम मसल होती है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम से ऊपर जो भी चीज खाली स्पेस होता है इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, और डायफ्राम से नीचे जो स्पेस होता है इसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। डायफ्राम से ऊपर थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम से नीचे एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारा लिवर एब्डोमिनल कैविटी में होता है, डायफ्राम से नीचे होता है। लिख लेंगे प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। क्या चीज प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में, लिवर। हमारा लिवर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब इसके दो लोब्स होते हैं, हैज टू लोब्स, राइट और लेफ्ट दो लोब है, हैज टू लोब्स, एक को राइट बोलते हैं और एक को लेफ्ट, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, राइट लोब और एक को बोलते हैं लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है ना बच्चों ये बिगर होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू लेफ्ट लोब, ये जो होता है ना बिगर होता है, बिगर होता है कंपेयर टू लेफ्ट लोब। ठीक है, तो दो लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली बिगर होता है, और जो बाइल जो सीक्रीट करता है, लिवर सीक्रीट्स बाइल, ये याद रखेंगे, लिवर सीक्रीट्स बाइल। इसके सीक्रेशन, जैसे उसके सीक्रेशन को सलाइवरी जूस बोल रहे थे वैसे इसके सीक्रेशन को बाइल बोलेंगे। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में बाइल के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना लिवर। और लिवर के बाद जो लास्ट ग्लैंड अपने को पढ़नी है आज की क्लास में, और वो है पेनक्रियास। पेनक्रियास, पेनक्रियास हमारी आज की आखिरी ग्लैंड है जो अपने को पढ़नी है। चलो पेनक्रियास के बारे में कुछ चीजें हैं जो हम लोग लिख लेते हैं। पहली चीज पेनक्रियास के बारे में ध्यान रखेंगे कि एक कंपाउंड ग्लैंड है, इसको पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ कंपाउंड ग्लैंड, इट इज अ कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड ग्लैंड का मतलब वो ग्लैंड होता है जिसके पास हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। इसका भी मतलब बताते क्या होता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट, ये दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन का मतलब वो जगह, वो हिस्सा जहां पे डक्ट जो है, ये डक्ट जो है प्रेजेंट होती है। यहां पे डक्ट्स आर प्रेजेंट, डक्ट्स आर प्रेजेंट। अगर डक्ट प्रेजेंट होगी मतलब जो भी चीजें सीक्रेट होगी ना वो डक्ट के थ्रू आएगी तो एक्सोक्राइन बोलेंगे। और अगर वो डक्टलेस होगी, डक्ट वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी, डक्टलेस होगा तो उसको एंडोक्राइन पार्ट बोलेंगे। ठीक है, यहां जो एक्सोक्राइन पार्ट है, जो एक्सोक्राइन डक्टलेस पार्ट है, वो सीक्रेट करता है एंजाइम, सीक्रेट्स एंजाइम, जिसको नाम देंगे पेनक्रियाटिक एंजाइम। उसको नाम देंगे क्या, पेनक्रियाटिक एंजाइम।
जबकि बच्चों जो डक्टलेस वाला पार्ट है, जो डक्टलेस वाला पार्ट है, ये सीक्रेट करता है हार्मोन, सीक्रेट्स हार्मोन्स। और दो हार्मोन के नाम याद रखेंगे, एक तो है इंसुलिन, ये नाम सुना होगा सब लोगों ने, एंड ग्लूकागॉन। ये दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एंड ग्लूकागॉन। इनके बारे में, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ेंगे हम लोग आगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे फिक्स यही चीजें पढ़नी है कि डक्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके सिक्रेशन को एंजाइम बोलते हैं और पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होता है। ये डक्टलेस पार्ट है, यहाँ पे सीक्रेट होता है, उसको हार्मोन बोलते हैं, और दो हार्मोन के नाम याद रखने हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक डायग्रामेटिक ये सारी चीजें देख लेते हैं। पेनक्रियाज में डायग्रामेटिक हम लोग सारी चीजें देख लेते हैं। देखो ऐसा कर लेते हैं कि ये हो गया अपना ड्यूडेनम, एक डायग्रामेटिक हम लोग सारी चीजें देखते हैं। ये तो हो गया अपना क्या, सी शेप का ड्यूडेनम। अब इस ड्यूडेनम से इधर की तरफ, यहां की तरफ इसमें लगा रहेगा पेनक्रियाज को। ये हो गया इसका पेनक्रियाज। अब इसमें कुछ डक्ट्स ले आते हैं। ये डक्ट ले आते हैं। अब इनका एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, और ये मान लेते हैं कि लिवर है। देखो ये है क्या, ये है लिवर। इसको मान लो कि ये है लिवर। ये जो होता है इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब जो लिवर की डक्ट है बच्चों, जो लिवर की डक्ट है, ध्यान रखना, जो लिवर की डक्ट है, ये लिवर की डक्ट है, इस डक्ट को नाम देंगे हिपैटिक डक्ट, इसको नाम देंगे हिपैटिक डक्ट। इसी तरीके से जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है, जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है, इसको नाम देंगे सिस्टिक डक्ट, इसको नाम देंगे क्या, सिस्टिक डक्ट। अब ये जो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट है, ये यहां पे आके एक हो गई। देखो यहां से क्या आ रही है, हिपैटिक डक्ट, यहां से क्या आ रही है, सिस्टिक डक्ट, और ये दोनों यहां पे आके एक हो गई। इसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अच्छा, अब ये देखो कॉमन हिपैटिक डक्ट यहां पे आके ओपन हो रही है। अब इस वाली डक्ट को हम लोग नाम देते हैं, इस वाली डक्ट को नाम देते हैं, ये जो डक्ट है ना, इसको भी नाम देते हैं, इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट यहां पे आके एक हो गई है। तो जहां पे ये दोनों आके एक, यहां पे ये आ रही है और यहां से आ रही है, दोनों आके एक हो गई है, इसको बोलते हैं कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, इसको बोलते हैं कॉमन हिपैटो, कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, इसको हम लोग नाम दे देंगे। ठीक है, और ये ओपन हो रही है इसके अंदर, ये सब ओपन हो रही है किसके अंदर, इधर इसके अंदर ओपन हो रही है, इसका नाम है ड्यूडेनम। तो सारा कुछ जो सीक्रेशन है, ये सीक्रेशन कहां पे आ जाएगा, ये सीक्रेशन आ जाएगा ड्यूडेनम में। अब ध्यान रखेंगे लिवर जो है बच्चों, जो लिवर है, लिवर जो है
ये क्या करता है, रिलीजेस बाइल, लिवर रिलीजेस बाइल। बाइल जो होता है ये कौन रिलीज करता है, लिवर रिलीज करता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है बाइल को, कॉन्सेंट्रेट्स बाइल, ये बाइल को कॉन्सेंट्रेट करेगा, इकट्ठा करेगा, और फिर सब कुछ यहां आएंगे और यहां से इधर चले आएंगे और यहीं पे पूरा होगा डाइजेशन। तो ये कुछ डक्ट्स हैं जिनके नाम ध्यान रखोगे। एक बार हम फिर से बता दें डक्ट्स के नाम, इनको अच्छे से याद रखना। सबसे पहले लिवर की जो डक्ट है इसका नाम है हिपैटिक डक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। अब ये दोनों डक्ट आपस में जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद इनका नाम क्या हो जाता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब पेनक्रियास की जो डक्ट होती है इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट जब इकट्ठा हो जाती है, जब जुड़ जाती है, तो इसको नाम देते हैं कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये सब कुछ ओपन होते हैं फाइनली कहां पे जाके, सब कुछ ओपन होते हैं फाइनली ड्यूडेनम में जाके। क्या ये डायग्रामेटिक क्लियर है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इस डायग्राम को सारे बच्चे कॉपी में जरूर बना लेना और इसको याद रखना। ये हो गया अपना लिवर वाला पार्ट, ये हो गया अपना क्या, ये हो गया अपना लिवर वाला पार्ट, और ये हो गई उनकी डक्ट्स। और ये डक्ट्स के थ्रू ये चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये डक्ट्स के थ्रू ये चीजें हम लोग पढ़ लिए। तो ये याद रखेंगे, ये सारे डक्ट वाली चीजें अपने को अच्छे से याद रखनी होगी। ये डक्ट्स वाली चीजें जो बच्चों है ना, ये अपने को अच्छे से याद रखनी होगी। क्लियर है? क्या ये डायग्रामेटिक समझ में आ गया सबको? क्या ये डायग्रामेटिक समझ में आ गया? आई होप आज का लेक्चर अपने को क्लियर था। तो हम लोगों ने क्या किया, आज एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाले पार्ट को पूरा देख लिया, ये पूरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैसे डाइजेशन इनके अंदर होता है, कौन कौन से एंजाइम आते हैं, जैसे लिवर क्या रिलीज करता है, पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, और ये सब कैसे फूड को तोड़ तोड़ के सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सब लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।